नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। तीसरे परमाणु सेना आईएनएस अरिदमन के परीक्षण पूरा होने के करीब। भारत की सामरिक समुद्री क्षमताओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भारतीय नौसेना अपनी तीसरी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी अरिदमन का जलावतरण करने के कगार पर है। 7,000 टन वजनी यह पनडुब्बी, जो अरिहंत श्रेणी की श्रृंखला का हिस्सा है लेकिन उन्नत S4 श्रेणी की पहली पनडुब्बी के रूप में नामित है, अपने समुद्री परीक्षणों के अंत के करीब है और 2025 के अंत तक इसकी सेवा में शामिल होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार अधिकांश परीक्षण लगभग पूरे होने वाले हैं, जो भारत की समुद्र आधारित परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने और उसके परमाणु त्रिकोण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विशाखापट्टनम स्थित जहाज निर्माण केंद्र में गोपनीय उन्नत प्रौद्योगिकी पोत परियोजना के तहत निर्मित आईएनएस अरिदमन अपने पूर्ववर्ती आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात की तुलना में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतिनिधित्व करती है। जहां पहली दो अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियां, जिन्हें क्रमशः 2016 और 2024 में कमीशन किया गया था, उसने भारत को स्वदेश निर्मित SSBN तैनात करने वाला पहला अस्थायी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सदस्य बना दिया। वहीं आईएनएस अरिदमन में ऐसी उन्नतियां हैं जो दूसरी पीढ़ी की SSBN के रूप में वर्गीकृत करती हैं। अगला, सोलर ग्रुप ने प्रबलित बंकरों और MBT को निशाना बनाने के लिए नागास्त्र 2B का बंकर बस्टर संस्करण का अनावरण किया। सोलर ग्रुप अपनी सहायक कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड के माध्यम से नागास्त्र 2B के विकास के साथ भारत की स्वदेशी लॉयटरिंग युद्ध क्षमताओं को आगे बढ़ा रहा है। कंपनी के बयानों के अनुसार यह एक विशेष बंकर बस्टर संस्करण है जिसे युद्ध क्षेत्र में कंक्रीट से बने बंकरों और मुख्य युद्धक टैंकों को निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया है। नागास्त्र परिवार में यह अत्याधुनिक उत्पाद सटीक प्रहार प्रणालियों में भारत की बढ़ती दक्षता को रेखांकित करता है, जो रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता के लिए देश के प्रयासों के अनुरूप है। नागास्त्र 2B नागास्त्र 1 की सफलता पर आधारित है, जिसकी 480 इकाइयां पहले ही भारतीय सेना को मिल चुकी हैं और नागास्त्र 2 का विकास जारी है, जो 20 किलोग्राम का 2 व्यक्ति पोर्टेबल लॉयटरिंग गोला बारूद है, जिसमें 4 किलोग्राम का एंटी टैंक एंटी पर्सनल वॉरहेड है। नागास्त्र 2B संस्करण को विशेष रूप से सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कंक्रीट प्रबलित बंकरों जैसे काफी भारी किलेबंद संरचनाओं को भेदने और MBT जैसे बख्तरबंद लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। बेहतर लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक दोहरे दिन रात सेंसर और पुनः प्रयोज्यता के लिए एक पैराशूट रिकवरी तंत्र से लैस नागास्त्र 2B विविध युद्ध परिदृश्यों में बहुमुखी प्रतिभा और लागत प्रभावशीलता का वादा करता है। अगला, प्रचंड LCH के लिए हथियार एकीकरण का दूसरा चरण शुरू हुआ। HAL ने अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर, जिसका नाम प्रचंड है, उसके लिए हथियार एकीकरण प्रक्रिया का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। यह स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ इस प्लेटफॉर्म की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस चरण में पहली बार LCH पर स्थानीय रूप से विकसित ATGMs जैसे कि हेलेना ध्रुवास्त्र के एकीकरण और परीक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। HAL का लक्ष्य मार्च 2028 तक भारतीय सशस्त्र बलों को पूर्णतः एकीकृत हेलीकॉप्टर प्रदान करना है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित बहुभूमिका वाला अटैक हेलीकॉप्टर HAL प्रचंड उच्च ऊंचाई वाले युद्ध और बहुमुखी लड़ाकू अभियानों के लिए तैयार किया गया है। 3 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना की
एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाला यह हेलीकॉप्टर पहले ही सियाचिन और पूर्वी लद्दाख जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुका है। हथियार एकीकरण का दूसरा चरण LCH को उन्नत स्वदेशी हथियारों से लैस करने और विदेशी प्रणालियों पर निर्भरता कम करने और भारत की मेक इन इंडिया पहल के साथ तालमेल बिठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अगला, क्या सेवानिवृत्त MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमानों को UAV में परिवर्तित करना चाहिए? कमेंट करें। भारतीय वायुसेना अगले महीने एक महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार है, जिसमें लगभग 35 MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान वाले 1.5 स्क्वाड्रन सेवानिवृत्त होंगे। ये पुराने विमान, जो कभी भारत की वायु रक्षा की रीढ़ थे, पुराने हो चुके हैं और सुरक्षा संबंधित चिंताओं के कारण चरणबद्ध तरीके से हटाए जा रहे हैं, जो पिछले कुछ वर्षों में लगातार दुर्घटनाओं से उजागर हुई हैं। हालांकि इन विमानों को पूरी तरह से हटाने की बजाय कई MiG-21 बाइसन विमानों को मानव रहित हवाई वाहनों में बदलने का एक ठोस कारण मौजूद है, जिसका उपयोग लक्ष्य, छल, संचार, रिले, टोही और यहां तक कि कामिकेज मिशनों जैसे भूमिकाओं के लिए किया जा सकता है। सोवियत काल का लड़ाकू विमान MiG-21 5 दशकों से भी ज्यादा समय से भारतीय वायुसेना की सेवा कर रहा है और इसके बाइसन संस्करण को 2000 के दशक की शुरुआत में इसके परिचालन जीवन को बढ़ाने के लिए उन्नत किया गया था। अगला, आयातित नौसैनिक लड़ाकू विमानों पर अत्यधिक निर्भरता के खिलाफ चेतावनी। भारतीय वायुसेना के पूर्व हेलीकॉप्टर पायलट और रक्षा विश्लेषक ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग ने आगाह किया है कि नौसेना लड़ाकू विमानों का बड़े पैमाने पर आयात भारत के स्वदेशी नौसेना विमानन कार्यक्रमों को कमजोर कर सकता है और एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की खोज को पीछे धकेल सकता है। डॉक्टर नारंग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत ने पिछले 2 दशकों में विशेष रूप से हल्के लड़ाकू विमान कार्यक्रम के माध्यम से स्वदेशी लड़ाकू विमानों के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि राफेल M जैसे विदेशी लड़ाकू विमानों के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन का प्रलोभन इस प्रगति को रोक सकता है। अगला, भारतीय वायुसेना के तेजस MK2 कॉकपिट क्रांति। भारतीय वायुसेना हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK2 के साथ लड़ाकू विमानों के संचालन को नई परिभाषा देने के लिए तैयार है, जिसमें नई पीढ़ी के पायलटों के लिए डिजाइन किया गया अत्याधुनिक कॉकपिट है। एक साक्षात्कार में बताया गया कि तेजस कार्यक्रम से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी विंग कमांडर सिद्धार्थ ने विमान के उन्नत कॉकपिट के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिसमें पारंपरिक मैनुअल बटन और स्विच की जगह आधुनिक टच पैनल और एर्गोनॉमिक जॉयस्टिक लगे हैं। आज के पायलटों की डिजिटल दक्षता के अनुसार इस बदलाव का उद्देश्य परिचालन दक्षता बढ़ाना, प्रतिक्रिया समय कम करना और पायलटों को उच्च दाव वाले युद्ध परिदृश्यों में सामरिक निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है। अगला, भारत ने नेपाल को हल्के लड़ाकू वाहन सौंपे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को काठमांडू स्थित नेपाली सेना मुख्यालय में आयोजित एक विशेष समारोह में नेपाल के सेना प्रमुख सुप्रबल जन सेवा श्री जनरल अशोक राज सिगदेल को हल्के हमले वाले वाहन, महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण और सैन्य पशु सौंपे। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि रक्षा सहयोग को मजबूत करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने काठमांडू स्थित नेपाली सेना मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में हल्के लड़ाकू वाहन, क्रिटिकल केयर चिकित्सा उपकरण और सैन्य उपकरण सौंपे। अगला, चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए। चीन विदेश मंत्री वांग यी सोमवार से अपनी 2 दिवसीय भारतीय यात्रा शुरू करेंगे, जहां वे विदेश मंत्री
एस जयशंकर के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। हालांकि चीनी विदेश मंत्री की यह खास भारत यात्रा अमेरिका और भारत के संबंधों में बढ़ते तनावों के मद्देनजर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ दोगुना करके 50% कर दिया है, जिससे रूसी तेल खरीदने पर 25% का अतिरिक्त जुर्माना भी शामिल है। धन्यवाद।